नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य, बीएड सेकंड सेमेस्टर के विषय जेंडर, विद्यालय और समाज के प्रकरण महिला सशक्तिकरण भाग 1 का आज अध्ययन करवाने वाली हूँ। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा। किसी भी समाज की उन्नति महिला सशक्तिकरण के बिना असंभव है। हमारे समाज में महिलाओं का सशक्त होना नितांत आवश्यक है। यदि महिला सशक्त नहीं होगी तो वह परिवार उन्नति नहीं कर सकता। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के वातावरण में अशिक्षित नारी हीनता का पात्र बनी रहेगी। नारी शिक्षा की सार्थकता इसमें है कि वह स्वयं रुचि लेकर विद्या अध्ययन करे, घर पर अपने बच्चों को भी पढ़ाए और गृहस्थी के कार्यों को भी सुचारू रूप से संचालित करे। प्रत्येक नारी का साक्षर और सुनिश्चित होना आवश्यक है। यदि वह अनपढ़ या निरक्षर रहेगी तो समाज के अनेक कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकेगी। अतः बालिका शिक्षा की अनिवार्यता परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति एवं गृहस्थी के जीवन को आनंददायक बनाने में है। प्रत्येक परिवार में नारी यदि सुशिक्षित होगी तो वह परिवार सफल परिवार कहलाएगा। बच्चों का लालन पोषण भी सही ढंग से हो सकेगा तथा उनका सर्वांगीण विकास भी हो सकेगा। महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिदृश्य। सामान्य रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन स्वरूप पर विचार किया जाए तो समाज में लिंग भेद के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता थी। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में पुरुष वर्ग की प्रधानता के कारण शिक्षा क्षेत्र में पुरुषों की ही प्रधानता थी। इसके मूल में अनेक कारण थे। आज की दृष्टि पर विचार किया जाए तो समाज में बालिकाओं को पराया धन कहकर माता पिता उनकी उपेक्षा करते हैं। उनका मानना है कि लड़की ससुराल विदा होकर चली जाती है, माता पिता उसके धन का उपयोग नहीं कर पाते या उसकी शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते। इस स्थिति में उसे शिक्षा प्रदान नहीं करते। इसके साथ साथ वंश चलाने का दायित्व भी पुत्र को दे दिया जाता है, इसलिए पुत्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जाता है। वर्तमान समाज में भी यह रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है। आज भी शिक्षित माता पिता विभेद उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता का विकास समाज में अनेक कारणों से है, जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे पहला, पुरुष प्रधान समाज। भारतीय समाज में पुरुष वर्ग की पूर्ण प्रधानता है। इसके साथ संपूर्ण विश्व में कुछ स्थानों को छोड़कर पुरुष वर्ग की प्रधानता ही रही। इस कारण प्राचीन काल से अब तक समाज में शिक्षा का अधिकार पुरुष वर्ग को ही रहा। समाज में नारी और पुरुष दोनों के क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया। पुरुष का क्षेत्र घर के बाहर और नारी का क्षेत्र घर के अंदर। इसलिए शिक्षा बाहरी क्षेत्र होने के कारण उसे पुरुष वर्ग के लिए ही सीमित रखा गया है। नारी को कोमल एवं अबला मानकर उसके हितों की उपेक्षा की गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र पर उसे पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। बालिकाओं को कमजोर समझना। बालिकाओं को कमजोर समझने की परंपरा समाज में प्रारंभ से ही है, जो कि आज भी दृष्टिगोचर होती है। नारियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तथा समाज की यह भावना है कि नारी शारीरिक रूप से कमजोर होती है। इन सभी भ्रामक एवं निराधार धारणाओं ने नारी को शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त नहीं होने दिया। बालिकाओं को सामान्य शिक्षा प्रदान करके ही अभिभावक अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, जबकि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी बताकर या अनेक ऋण बताकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कुछ अभिभावक तो बालिकाओं को सामान्य शिक्षा भी प्रदान नहीं करते। धार्मिक साहित्य का प्रभाव। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि हमारे मनीषियों ने नारी की स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने पर नारी बिगड़ जाती है। नारी का कार्य क्षेत्र सीमित करते हुए उसे पुरुष की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी जाती है। पुरुष कितना भी अधर्मी एवं अत्याचारी है, उसकी सेवा करना नारी का धर्म माना जाता है। इस प्रकार की धार्मिक विचारधाराओं ने भी लिंग भेद की समस्या को जन्म दिया है तथा नारी को उसके उचित स्थान एवं शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। समाज में बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच है। बालिका के जन्म लेने पर अभिभावक इस चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं कि इसकी शादी विवाह में हमको आवश्यकता से अधिक धन खर्च करना होगा।
इसके बाद भी बालिका के ससुराल वाले उसको दुखी रखते हैं, तो अभिभावकों को आजीवन कष्ट सहन करना पड़ता है। इन अनेक नकारात्मक विचारों से बहुत से अभिभावक गर्भ में ही बालिका की हत्या कर देते हैं। इसके अतिरिक्त शेष अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा उसकी शादी के लिए धन एकत्रित करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इससे समाज में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। सामाजिक परंपराएं। समाज में कन्या पक्ष द्वारा धन देकर वर पक्ष को संतुष्ट करने की परंपरा है, जो कि नारी शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अभिभावक बालिका की शिक्षा पर जो धन खर्च करना चाहते हैं, उसे एकत्रित करके वह उसका विवाह कर देता है। शिक्षित अभिभावक भी बालिका को सामान्य शिक्षा प्रदान करके संतुष्ट हो जाते हैं तथा अपने इस कार्य को सही ठहराने के लिए तर्क देते हैं कि उसको चौका चूल्हा ही तो संभालना है, इसके लिए सामान्य शिक्षा ही पर्याप्त है। इस प्रकार की परंपराएं ही बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। नारी सम्मान का अभाव। समाज में नारियों के सम्मान का आज भी अभाव है। समाज में पुरुष नारी से किसी कार्य को संपन्न करने के लिए सलाह नहीं लेता। उसकी सलाह पर संदेह व्यक्त किया जाता है कि उसमें बुद्धि का अभाव है। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में नारी का सम्मान नहीं होता। सरकार के प्रयास से नारी आरक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी जाती है, परंतु वह चुनने के बाद अपने पति की इच्छा के विरुद्ध किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इस प्रकार की स्थिति शिक्षा में असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि नारी पुरुष के हाथ का खिलौना मात्र बनकर रह जाती है। व्यवहारिक रूप से समान अधिकार का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में समान व्यवहार की स्थिति का न होना सामाजिक व्यवहार में समानता का अभाव है। समाज में नारी और पुरुष दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। धर्म में भी इस तथ्य का उल्लेख है। प्रत्येक कार्य में पुरुष नारी की समान सहभागिता होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में पुरुष द्वारा नारी से किसी भी निर्णय में सलाह नहीं ली जाती। इसके परिणाम स्वरूप समाज में नारी उपेक्षा का पात्र बनकर रह जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। संघर्ष शक्ति का अभाव। संघर्ष शक्ति के अभाव के कारण भी नारी को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। सामान्य रूप से अन्याय सहन करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी जितना अन्याय करने वाला। इसलिए नारी की समाज में निम्न स्थिति के लिए स्वयं नारी भी दोषी है। उसके द्वारा पुरुष के अमर्यादित व्यवहार का प्रतिरोध नहीं किया जाता, जिससे पुरुष वर्ग का अत्याचार बढ़ता जाता है। इससे समाज में नारी का सम्मान गिरता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। नारी की संकीर्ण सोच। नारी की संकीर्ण सोच उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराती है। अनेक स्त्रियां अपने गर्भ से पुत्री उत्पन्न होने पर दुखी हो जाती है। उनका मोह पुत्र से संबद्ध होता है। इस प्रकार बालिकाओं के प्रति भेदभाव करने में भी संकोच नहीं करती। इसलिए माना जाता है कि नारी ही नारी की शोषक है। यदि वह अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति समान व्यवहार के लिए वचनबद्ध हो जाए तो निश्चय ही समाज में नारी को सम्मान की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार की नारी की सोच भी उसको शिक्षा के क्षेत्र में पीछे कर देती है। स्वयं नारी आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करती। नारी की योग्यता पर संदेह। नारी की योग्यता पर भी समाज में संदेह किया जाता है। समाज में अनेक व्यक्ति अनेक भ्रामक उदाहरण, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करके सिद्ध करना चाहते हैं कि नारी में पुरुष की तुलना में योग्यता का अभाव माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस धारणा से भी बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होता तथा शिक्षा के क्षेत्र में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज में बालिकाओं की बराबर संख्या का अभाव। सामान्य रूप से वर्तमान समय में बालक बालिकाओं का अनुपात समाज में बराबर नहीं है। बालिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप नारी अपने संघर्ष के लिए साहस एकत्रित नहीं कर पा रही। भ्रूण हत्या की अनेक तकनीकियों ने बालिकाओं की संख्या कम कर दी है। इससे भी समाज में नारी को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में नारी की स्थिति पिछड़ गई है। इस सभी से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की संरचना पूर्णतः पुरुष केंद्रित है। इसलिए नारी को पुरुष कभी अपने समकक्ष नहीं देखना चाहता, परंतु वह यह नहीं समझता कि शिक्षित नारी समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी है तथा घर को रोशनी होती है। फिर महिला सशक्त के उपाय। सामान्य रूप से विचार किया जाए तो बालक बालिका में भेद एवं शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिनके द्वारा इसी पुरुष के भेद को समाप्त किया जा सकता है तथा शिक्षा की असमानता को दूर किया जा सकता है। इसका उपाय शिक्षा के माध्यम से समाज की सोच को परिवर्तित करना होगा। समाज ने जो भ्रमपूर्ण धारणाएं बना रखी है उनका उन्मूलन करना होगा। समाज की मनोदशा को लैंगिक समानता एवं स्त्री पुरुष की समानता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे।
समाज में पुरुष की प्रधानता को समाप्त करते हुए स्त्री को उसके समकक्ष लाने के उपाय करने चाहिए, जैसे पिता के नाम के साथ माता का नाम जोड़ना, विद्यालय कार्यक्रमों में माता पिता दोनों को आमंत्रित करना, स्त्रियों को अपने जीवन में निर्णय लेने की छूट प्रदान करना, समाज में बालिकाओं को कमजोर समझने की धारणा को समाप्त करने के लिए बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक नागरिक समझ सके कि नारियां पुरुषों से कम नहीं है वरन अधिक योग्यता रखती है। धार्मिक साहित्य की भ्रामक व्याख्या एवं धर्म के गलत प्रसंग के आधार पर नारी का अपमान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरन यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की धारणा जो है उसके आधार पर नारी का सम्मान करने के सभी उपाय करने चाहिए। नारी को शक्ति के रूप में तैयार करना चाहिए। समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त नकारात्मक सोच को परिवर्तित करना चाहिए। जिस प्रकार पुत्र वंश चलाने के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पुत्री के अभाव में भी वंश नहीं चल सकता। इसलिए दोनों के साथ ही समान और सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहिए, जिनसे समाज में बालिकाओं की उपेक्षा होती है। जैसे दहेज के डर से व्यक्ति पुत्रियों के जन्म से घृणा करता है। इसलिए दहेज प्रथा को समाज से पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। नारी को आदि शक्ति के रूप में वैदिक काल से ही माना जाता है। राधा कृष्ण एवं सीताराम दोनों में ही राधा एवं सीता को आदिशक्ति मानते हुए पहले स्मरण किया जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमों में नारी को सम्मान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। नारी को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के संदर्भ में यह प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार उसको दिए गए हैं उनका उपयोग स्वयं नारी द्वारा ही किया जाए। उसके पति द्वारा उसके अधिकारों का उपयोग करने से नारी की सामाजिक स्थिति और भी शोचनीय होती है। नारी में आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके। समाज में होने वाले शोषण एवं अन्याय के प्रति संघर्ष कर सके। जब नारी में इस प्रकार की आत्म चेतना जागृत होगी तो स्वाभाविक रूप से समाज में उसका सम्मान बढ़ेगा। नारी में उसकी व्यापक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। नारी के शोषण के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरन उसको शोषण के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। गर्भ में बालिकाओं की हत्याओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नारी को पूर्णतः इसका विरोध करना चाहिए, जिससे कि उनका समाज में अनुपात कम न हो, क्योंकि अधिक संख्या होने पर वह सामाजिक न्याय प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी। समाज में नारी के सम्मान हेतु अनेक प्रकार के जन जागरण अभियान, आंदोलन एवं यात्राएं निकालनी चाहिए, जिससे समाज के पुरुष वर्ग की आंखों पर गिरा पर्दा उठाया जा सके। इससे समाज की सोच परिवर्तित होगी और समाज के सभी व्यक्ति नारी का सम्मान कर सकेंगे। उपरोक्त उपायों के आधार पर समाज की सोच को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शैक्षिक अवसरों में असमानता की स्थिति को दूर करते हुए नारी को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल सकेगा। बालक बालिकाओं के समान भाव एवं समान शिक्षा से मानव समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। इस अध्याय में हमने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, उसके ऐतिहासिक वर्तमान परिदृश्य, महिला सशक्तिकरण के उपाय हम ये पढ़ा है। अब इसके अगले पार्ट में हम महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय योजनाएं एवं नीतियां बनी हैं और जो महिलाओं के अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इसका पहला भाग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।